आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाली जो भी परीक्षा आपकी, चाहे जिस प्रदेश में हिंदी की परीक्षा होगी, उसके लिए उपयोगी होंगे। यूपी में जैसे भी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी की परीक्षा लगी हुई है और एलटी और जीआईसी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो इन अभ्यास प्रश्नों के द्वारा हम अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि फॉर्म हम 2022 में ही डाल के बैठे हैं, लेकिन परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई। अभ्यास के द्वारा ही अपने सिलेबस को भी हम कवर करेंगे। 468 प्रश्न जो था वो हम कल जो है हल कर चुके थे। आज 469 नंबर के प्रश्न को हम हल करेंगे। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डेढ़ियों दरारों छिद्रों में से उस पार आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। ये पूछा जा रहा है कि किस उपन्यास का ये कथन है। तो ये तमस का कथन है और ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। ये भीष्म साहनी का उपन्यास जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और लगभग कुछ न कुछ इसमें से या तो इसका प्रकाशन वर्ष या इसके पात्र या इसके कथन परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? ये गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ये दोनों उपन्यास धर्मवीर भारती के हैं और चंदर और सुधा जो हैं इसके पात्र हैं, गुनाहों का देवता के। नदी के द्वीप, ये अज्ञेय का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे, ये मोहन राकेश का उपन्यास है। फिर है, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? झीनी झीनी बीनी बदरिया चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। तो अब्दुल्ला दीवाना यही जो है शंकर शेष की रचना नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अब लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों को हम पिछले अभ्यास में बहुत बार देख चुके हैं। अगर आपको जानना है तो पिछली वीडियो आप देख के जान सकते हैं। अब लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास को हम देख लेंगे। धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, प्रेम अपवित्र नदी और कनाट प्लेस। तो ये दोनों याद किए रहिएगा, प्रेम अपवित्र नदी और कनाट प्लेस। नाटक में अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्त कमल है, रक्तमाल लिखा, रक्त कमल, गंगा माटी, इनके जो है महत्वपूर्ण नाटक हैं। फिर निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है। कर्मभूमि, अछूतोद्धार की समस्या, कायाकल्प, पारलौकिक समस्या। फिर सेवा सदन, वैश्याओं की समस्या, गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। तो सारे ऑप्शन सही हैं गबन को छोड़ के। गबन में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या नहीं है, जब ये निर्मला उपन्यास में दिया गया है। 1927 में निर्मला प्रकाशित था। गबन उपन्यास ये मुंशी प्रेमचंद का है। सेवा सदन और कर्मभूमि, कायाकल्प भी मुंशी प्रेमचंद का ही उपन्यास है। इसमें गबन, यही ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। गबन में स्त्री का आभूषण प्रेम दिखाया गया है। और ये देखिए, सेवा सदन 1918 में वैश्याओं की समस्या है। सुमन और शांता इसके पात्र हैं और यह सामाजिक उपन्यास है। कायाकल्प 1926 में प्रकाशित है। पारलौकिक पुनर्जन्म की कथा है। चक्रधर और अहल्या इसके पात्र हैं। पात्रों को भी हम याद करेंगे क्योंकि पात्र भी पूछे जाते हैं। गबन 1931 में प्रकाशित है। मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण है, जिसमें स्त्री के आभूषण प्रेम को भी दिखाया गया है। जालपा और रामनाथ ये इसके पात्र हैं। यह सामाजिक उपन्यास है। कर्मभूमि 1932 में प्रकाशित है। यह अछूतोद्धार की समस्या
अमरकांत और सकीना इसके पात्र हैं। यह एक राष्ट्रीय उपन्यास है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है? पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, ये चारों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो इसमें अनामदास का पोथा जो है वो रैक आख्यान पर आधारित है, या इसे रैक आख्यान भी कहा जाता है। तो देखेंगे, चारुचंद्र लेख इनका 1963 ईस्वी में प्रकाशित है। पुनर्नवा उपन्यास 1973 में, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में। सर्वप्रथम यह विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण है, ये याद करेंगे हम कि बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। सर्वप्रथम यह विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। फिर निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। मैला आंचल, यह पथबंध था, गली आगे मुड़ती है, लोक ऋण। मैला आंचल यह आंचलिक उपन्यास है और प्रकाशन वर्ष इसका 1954 है। फणीश्वर नाथ रेणुका यह उपन्यास है। इसकी विषय वस्तु पूछी जाती है और ये कहाँ का चित्रण इसमें किया गया है पूछा जाता है। तो बिहार के मेरीगंज गांव का चित्रण इसमें किया गया है। यह पथबंध था किसका है? श्री नरेश मेहता का है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह का, और लोक ऋण विवेकी राय का उपन्यास है। तो यहाँ ऑप्शन हम देख लेंगे, मैला आंचल, का में द, दो जगह द है, फिर खा में आ, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं? देखिए, चारों उपन्यास जो है वो प्रेमचंद्र का है। सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। विनय और सोफिया जो है वो रंगभूमि के पात्र हैं। और रंगभूमि का एक पात्र और कौन है? सूरदास, जो कि अंधा है। और विनय और सोफिया प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि, जो 1925 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की गाथा है। इसी क्रम में रंगभूमि उनका ऐसा उपन्यास है जिसमें नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जनसंघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन तथा औद्योगिकीकरण के दोष का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास के अन्य पात्रों में सूरदास, जान सेवक, प्रभु सेवक हैं। तो ये एक अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में औद्योगिकीकरण की समस्या को दिखाया गया है? तो रंगभूमि में। फिर निम्नलिखित उपन्यासों को निम्न में से कौन सा उपन्यास सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, सही है। नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी। सूर्यबाला, अग्निपंखी, सही है। मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी, यही गलत है। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल की रचना है। चित्रा मुदगल की रचनाओं में देखेंगे, आमा, जिनावर, बेईमान, अढ़ाई गज की ओढ़नी, ये इनकी कहानियां हैं। फिर ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? अब देखिए, ये जब तक उपन्यास को हम पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं कि कहाँ क्या दिया गया है। तो जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उनके कथावस्तु को भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे कहा गया कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो न्यूयॉर्क को। कथाकार रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता वस्तुतः आदिवासियों वनवासियों के जीवन पर संतप्त सारांश है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। यह उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ है। ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। इनका याद किएगा कि ग्लोबल गांव का देवता इसकी रचना है रणेंद्र के। कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है।
नीलू नीलमा नीलोफर भीष्म साहनी, जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, खुदा सही सलामत रविंद्र कालिया, मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास नीलू नीलमा नीलोफर है, भीष्म साहनी का यह उपन्यास है। प्रश्न आया है यूपी टीजीटी 2021 में। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो गर्मराख उपन्यास जो है उसका नायक चेतन नहीं है, जबकि गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, ये इसके जो इसका जो पात्र है चेतन वो तीनों में है। और इसी की अगली कड़ी में बांधो नाव इस ठाव का भी पात्र चेतन ही है। तो चारों का उपन्यास जो है, चारों उपन्यास का पात्र चेतन ही है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन बच्चन सिंह का है और उपेंद्र नाथ अश्क के लिए ही है। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, वायलिन और बंदूक संगीत और युद्ध का द्वंद्व और युद्ध और प्रेम। इनके धरती धन न अपना में पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की समस्या को दिखाया गया है। इनके उपन्यासों को हम देखेंगे। धरती धन न अपना 1972 में प्रकाशित हुआ है। इनके अन्य उपन्यासों में यादों का पहाड़, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर काकर, टुंडा लाट, नरक कुंड में वास, ये जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है विश्रामपुर का संत, सूनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव। तो इसमें सूनी घाटी का सूरज वो पहले होगा, यहां देख लेते हैं हम। सूनी घाटी का सूरज, उसके बाद है दूसरे नंबर पर मकान, फिर चौथे नंबर पर विश्रामपुर का, चौथे नंबर पे है पहला पड़ाव, फिर विश्रामपुर का संत। तो यहाँ देखिए सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी में, मकान 1976 ईस्वी में, पहला पड़ाव 1987 ईस्वी में, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी में। ये चार उपन्यास याद करके रखेंगे, चारों ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं श्रीलाल शुक्ल की। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र हैं? तो देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी के जो पात्र हैं वो पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे। रानी केतकी की कहानी, यह कहानी है इंशाअल्लाह खान की। बामा शिक्षक, मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, इसके कहानीकार है। भागवती जो है श्रद्धाराम फिल्लौरी की। फिर निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों से सुमेलित करना है। लाला मदन मोहन, राम किशन बाबू, मंगल, जुबेर, इसमें सुमेलित करना है। तो लाला मदन मोहन जो है वो परीक्षा गुरु के तो पात्र हैं। राम किशन बाबू महिला आंचल के, मंगल जो है गोदान का, जुबेर जो है झूठा सच का। फिर जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी, जिंदगी नामा उपन्यास में क्या दिखाया गया, यह पूछ रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण, फिर महानगरवासी उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण, परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है, विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है,
इसमें ऑप्शन ए देखेंगे 1 और 3, ये सही है। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण किया गया है। और तीसरा ऑप्शन है कि परिष्कृत हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। अब जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है तथा इस उपन्यास में परिष्कृत हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृत रहन सहन चाल ढाल रीत रिवाज की जानकारी प्राप्त करना हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहां की दंत कथाओं प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। किसका कथन है? डॉक्टर देवराज उपाध्याय का। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है तलाकशुदा पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तलाकशुदा पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन इसमें दिखाया गया है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है, उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाकशुदा की समस्या एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अतः आपका बंटी उपन्यास का कथ्य 4 सही है। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज 1979 में जो प्रकाशित है के बल पर अक्षय ख्यात अर्जित की। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश वैयक्तिक या पारिवारिक ना होकर सामाजिक है। तो इतनी चीजें मन्नू भंडारी के भी बारे में हम जाने। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 कथन और पात्र। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। यह कथन किसका है? पात्र इधर दिया गया है होरी। फिर छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। समूचा आर्यावर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है। इसमें पात्रों का नाम दिया है, पीछे होरी है, रुक्कन बाबू, लोरिक देव और शेखर। कथन देखेंगे। चुनाव, ये रुक्कन बाबू का कथन है, राग दरबारी का पात्र है रुक्कन बाबू। और ये कथन छोटे बड़े भगवान घर से बनकर आते हैं, ये कथन होरी का है, यह गोदान का पात्र है। फिर सबसे पहले तुम शशि इसलिए, तो यह कथन शेखर का है। शेखर एक जीवनी उपन्यास या अज्ञे का उपन्यास है, उसका पात्र शेखर यह कहता है। समूचा आर्यावर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है, यह कथन लोरिक देव का है। और लोरिक देव पुनर्नवा उपन्यास का पात्र है। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? तो सेमरी और बेलारी, ये दोनों जो है गांव ये गोदान में वर्णित है। जबकि मेरीगंज या मैला आंचल में वर्णित है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है समय सरगम, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, ऐ लड़की। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। मित्रों मरजानी पहले है, फिर है सूरजमुखी अंधेरे के, फिर है ऐ लड़की और समय सरगम। समय सरगम इनका सबसे बाद का उपन्यास है, क्योंकि मित्रों मरजानी 1967 में आया, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ऐ लड़की 1991,
समय सरगम 2000 में आया और 1980 ईस्वी में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। मैत्रेयी पुस्तक के किस उपन्यास में ब्रज के क्षेत्र का वर्णन है? तो चाक उपन्यास में। चाक उपन्यास में इन्होंने ब्रज क्षेत्र का वर्णन किया है। चाक उपन्यास कब आया? 1997 ईस्वी में आया। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यासों में हम देखेंगे झूला नट, अलमा कबूतरी, इदम नमम, कहे ईश्वरी फाग, गुना बेगुना, विजन, प्रियाहट, बेतवा बहती रही, स्मृत दंश। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच है? तो यह मेहता और मालती के बीच कही जा रही। मेहता जो है मालती के लिए कह रहे हैं। मेहता कौन है? ये एक प्रोफेसर हैं और प्रगतिशील पात्र। जैसे पूछा जाता है कि गोदान उपन्यास का कौन सा पात्र प्रगतिशील विचारों वाला है? तो मेहता। गोदान उपन्यास 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। इसके पात्रों को हम देखेंगे होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला और राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि। और मालती भी इसकी पात्र है, मेहता भी इसके पात्र हैं, मिर्जा खुर्शीद भी इसके पात्र हैं। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट पात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, नथु, रिचर्ड, हयात बख्श। तो रत्तो जो है ये तमस उपन्यास की पात्र नहीं है, जबकि इसके अन्य पात्रों में रिचर्ड है, नथु है, हयात बख्श है, लिजा है, जनरल सिंह है, हरनाम, बंतो है। यहाँ रत्तो दिया है जबकि रत्तो नहीं है, बंतो है। लक्ष्मी नारायण, सरदार जी और देशराज के पात्र हैं। रिचर्ड और जनरल सिंह को याद किए रहिएगा और बंतो को। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी चंद्र दीक्षित, सुचरिता, रितंबरा और पत्रलेखा। तो इसमें राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 और 2 इसके पात्र हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दलित जीवन, राजनीतिक बोध, जीवनी परक उपन्यास, आत्मकथात्मक शैली। तो दलित जीवन से जो संबंधित उपन्यास है धरती धन्ना अपना। राजनीतिक बोध से जो संबंधित है ये है तमस। और जीवनी परक उपन्यास जो है वो है मानस का हंस। आत्मकथात्मक शैली जो है वो शेखर जीवनी। तो हम देख लेंगे। दलित जीवन, धरती धन्ना अपना, जगदीश चंद्र। राजनीतिक बोध, तमस, भीष्म साहनी। जीवनी परक उपन्यास, मानस का हंस, अमृत लाल नागर। आत्मकथात्मक शैली, शेखर एक जीवनी, अज्ञेय। भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नथु, मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अमृत लाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। जीवनी परक उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष 1972 है। अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग उत्थान का प्रकाशन 1940 और द्वितीय भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। तो एक प्रश्न यहाँ मिल गया कि शेखर एक जीवनी में कितने खंड हैं? 2 खंड हैं और दोनों खंड में फिर 4-4 भाग हैं। अब स्थान को उपन्यास से सम्मिलित करना है। लाहौर, शिवपालगंज, कानीकुब्ज, अमृतसर। इसमें लाहौर जो है ये झूठा सच में है। ऑप्शन ए में 2
यही सही हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर बी में 1 शिवपालगंज राग दरबारी में, और सी में 4 कानकुब्ज, ये ब्राह्मण बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अमृतसर उसने कहा था। फिर बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की नाक, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो यह धनिया कहती है। धनिया के कथन जो भी हैं थोड़े आक्रामक हैं, अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। अगर आक्रामक शैली अपनाई गई है तो धनिया का ही कथन है, वो जो है उसे हम टिक कर सकते हैं। ना आने की बात हो रही है कि अगर ना आ रहा हो तो बड़े आदमियों की अपनी बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की भावाभिव्यक्ति है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो तमस उपन्यास में। ये चारों उपन्यास जो है कड़ियां, झरोखे, तमस और बसंती भीष्मसानी के उपन्यास है। तमस का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है, और बसंती उपन्यास भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें एक दिल्ली में रहने वाली गरीब लड़की की कहानी है, जो किस तरह से उसका शोषण होता है यह दिखाया गया है। अब झरोखे, कड़ियां, कुंतो, मैया दास की माड़ी, नीलू, नीलमा, नीलोफर, कड़ियां, झरोखे, बसंती, ये सब इनके उपन्यास हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है: मानस का हंस, झूठा सच, जिंदगी नामा, राग दरबारी। तो झूठा सच यशपाल का उपन्यास 1958 ईस्वी में है। इसके 2 भाग हैं, एक 58 में प्रकाशित होता है, दूसरा 1960 में। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, 1968 में यह प्रकाशित होता है। जिंदगी नामा 1979 में, और मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है, यह 72 में प्रकाशित होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन। 2 कहा पहले है, 2 यहाँ है, 3, 1, 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले झूठा सच, फिर उसके बाद राग दरबारी, फिर मानस का हंस और जिंदगी नामा। इस तरह से महत्वपूर्ण उपन्यासों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। अगला जो भाग होगा फिर महत्वपूर्ण उपन्यासों पर ही हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। और भाग भाग के अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अब जो प्रश्न होते हैं बड़ी गहराई से पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न सॉल्व करते समय इसीलिए मैं व्याख्या भी कर दे रही हूँ कि ये चीजें दिमाग में रहेंगी कि किस उपन्यास में कौन से पात्र हैं और उनकी विषय वस्तु क्या है। और अगर सीधे सीधे रचना बतानी रहे तो मैं रचना बता के आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा ना हमें होगा ना आपको। धन्यवाद।